ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड चाओ से होती है, जो कि अभी हमें बता रही होती है कि उसने अपनी फैमिली का कर्जा भरने के लिए एक स्ट्रेंजर मैन से शादी कर ली, जिससे वो अभी 10 मिनट पहले मिली थी। दोनों अपना सर्टिफिकेट लेकर बाहर आ चुके होते हैं और जीन उसे बता रहा होता है कि अब हमारी शादी हो गई है, तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम मेरी मॉम का ख्याल रखोगी और बदले में मैं तुम्हारा कर्जा भर दूंगा और 3 साल बाद हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर अपना डिवोर्स ले लेंगे। तो चाओ इसके लिए एग्री करती है और जियन को फिर तुरंत ही काम की कॉल आती है और वो तुरंत ही अब्रॉड जाने के लिए निकल रहा होता है। फिर वो जियन से उसका नाम पूछ लेती है और उसके जाते ही सोचती है कि शादी तो उसने कर ली लेकिन उसे ठीक से देखी भी नहीं। फिर 3 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि चाओ यहाँ पर जियन की मॉम के साथ हॉस्पिटल में होती है। असल में जियन की मॉम को कैंसर है और वो मरने वाली है, इसलिए वो रोते हुए कह रही होती है कि उनकी लास्ट विश है कि वो मरने से पहले अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देखना चाहती है। वो कहती है कि जियन को गए हुए 3 साल हो गए और उसने हमें बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं किया, मुझे तो लगता है कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। वो बताती है कि जियन ने जाने से पहले अपना स्पर्म हॉस्पिटल में छोड़ कर गया है। तो चाओ सोचती है कि उसके और जियन के बीच में जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था वो तो अब पूरा होने वाला है और वो जल्दी अब उसे डिवोर्स लेकर आज़ाद हो सकती है। तभी यहाँ पर फिर जियन की मॉम के मुंह से खून भी निकल रहा होता है और वो इतने बीमार होती है तो उन्हें देखकर यहाँ पर चाओ को तरस आ जाती है। तो फिर वो बेबी करने के लिए मान जाती है और यहाँ पर सर्जरी के लिए साइन करती है। और फिर उसके बाद वो प्रेगनेंसी की न्यूज़ यहाँ पर जब जियन की मॉम को बताने आती है तो उससे पता लगता है कि जियन की मॉम ऑलरेडी अब मर चुकी है। नर्स उसे बताती है कि वो अब उनकी फ्यूनरल की तैयारी करे। फिर इतने में यहाँ पर जियन की सिस्टर आई होती है। उसे देखकर यहाँ पर चाओ कहती है कि तुम अपने डैड को कॉल करो और उन्हें अपनी मॉम के बारे में बताओ। तो जियन की सिस्टर लिली तो मना करने लग जाती है और बताती है कि उसके डैड बहुत ज़्यादा बिजी है तो वो उन्हें परेशान नहीं कर सकती। तो चाओ कहती है कि फिर अपने भाई को ही कॉल करके बुला लो। तो लिली कहती है कि आखिर तुम उसकी वाइफ हो तो तुम्हें कॉल करना चाहिए ना, मुझे क्यों बोल रही हो। तो चाओ फिर तुरंत ही जियन को कॉल लगाने लगती है पर वो उसका फ़ोन उठा ही नहीं रहा होता है। वो सोचती है कि उसने पहले भी उसे कई बार कॉल लगा चुकी थी पर उसने कभी नहीं उठाया। फिर चाओ रोते हुए कहती है कि मैं मॉम का सारा चीज़ें पैक कर देती हूँ। फिर वो सामान उठा रही होती है और तभी यहाँ पर उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट लिली देख लेती है और पूछती है कि ये तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है, आखिर ये बच्चा किसका है। तो फिर चाओ कहती है कि तुम्हारे भाई का। लिली मानने को तैयार नहीं होती और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा भाई 3 साल से आया नहीं है। चाओ कहती है कि तुम्हें बिलीव करना है तो करो वरना मत करो, वैसे भी तुम्हारी मॉम के फ्यूनरल के बाद मैं यहाँ तुम्हारी फैमिली को छोड़कर चली जाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि चाओ अपना लगेज पैक कर रही होती है और वो एक बॉक्स को उठाती है और याद कर रही होती है कि ये उसकी मदर इन लॉ ने उसे दी थी और बोली थी कि जब उनका बेटा जियन आ जाएगा तो ये बॉक्स वो उसे दे दे। वो बताती है कि अब तक तुमने मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखी हो, इसलिए मेरे मरने के बाद मेरे सारे एसेट्स तुम्हें मिलेंगे, मैंने लॉयर को विल दे चुकी हूँ। फिर चाओ जैसे यहाँ से जाने वाली होती है तभी यहाँ पर लिली आ जाती है मेड्स को लेकर और कहती है कि चलो जल्दी से इसका बैग चेक करो, क्या पता हमारे शाओ फैमिली से कुछ चुरा के लेकर जा रही होगी। तो फिर बैग चेक करने के बाद कुछ मिलता नहीं है तो वो कहती है कि अब यहाँ से जा तो रही हो लेकिन किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरे भाई की वाइफ हो, वैसे भी मेरा भाई जब आ जाएगा तो वो तुम्हें डिवोर्स दे देगा। फिर फ्यूनरल में हम देखते हैं कि फैमिली के सारे मेम्बर्स यहाँ पर चाओ को देखकर बातें कर रहे होते हैं कि आखिर एक ऐसी डॉटर इन लॉ है, उसका हस्बैंड 3 सालों तक घर नहीं आया है और प्रेग्नेंट हो चुकी है और कह रही है कि ये बच्चा उसी का है। कितनी बेशर्म है ये, चीट करते हुए भी शर्म नहीं आ रही है और ये सब बोल रही है। असल में लिली ने अपने डैड और उनकी पूरी फैमिली को ये सब बताई होती है, जिसके बाद वो लोग ये सब बोल रहे होते हैं। चाहे यहाँ पर अपनी मदर इन लॉ को झुक के रिस्पेक्ट देते हुए जा रही होती है तब यहाँ पर उसके फादर इन लॉ कहने लगते हैं कि तुमने मेरे बेटे को चीट करी हो, दोबारा मुझे यहाँ शहर में कभी दिखाई भी मत देना। लिली भी कहती है कि जैसे मेरा भाई आएगा ना तो मैं तुम्हारा और उसका डिवोर्स करवा के रहूँगी। चाह कहती है कि उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इस शादी को खुद ही जल्द से जल्द खत्म करके रहूँगी, लेकिन तुम दोनों अपना देखो। वो अपने फादर इन लॉ से कहती है कि आपकी वाइफ मर गई लेकिन आपको उसकी फिक्र नहीं थी और वो लिली से कहती है कि तुम्हें अपनी मॉम की आज तक कभी कोई पड़ी नहीं थी और अब वो जब मर चुकी है तो तुम लोग यहाँ फ्यूनरल में आके झूठा नाटक कर रहे हो और दूसरों को ऑर्डर कर रहे हो। सच में तुम जैसी फैमिली में वो पला बड़ा तुम्हारा वो भाई बिल्कुल तुम लोगों की जैसी होगा, वो डिसेंट थोड़ी ना हो सकता है। ऐसा सुनाकर वो अपना चली जाती है और क्योंकि अब चाओ के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते तो वो एक बहुत ही सस्ती सी जगह रेंट पे ले लेती है और वहाँ पे रहने आ जाती है। दूसरी ओर फिर हम जियन को देखते हैं जो कि अब 3 साल बाद अब्रॉड से आ गया होता है। उसका चीफ उसकी तारीफ कर रहा होता है कि उसने 3 सालों में बहुत मेहनत की है और हेडक्वार्टर्स ने अब उसके लिए एक न्यू काम अरेंज किए। तो अब उसे सीवन हॉस्पिटल जाकर एक डॉक्टर की जॉब करनी है ताकि वो प्रोजेक्ट का लेट स्टेज डेटा कलेक्ट कर सके और वो लोग उसे डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो शाओ अपनी आईडी और लगेज ले लेता है और कहता है कि ठीक है फिर यहाँ से मैं खुद चला जाऊँगा। फिर जियन जब अपनी टैक्सी से एक जगह पे उतरता है तो ड्राइवर से बता रहा होता है कि बस वो 5 मिनट चलेगा और अपनी जगह पर पहुँच जाएगा। और फिर रास्ते में
जियन को कुछ गुंडे मिल जाते हैं जो कि उससे पैसे और उसकी सारी चीज़ें चुरा लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि चाओ यहीं से गुजर रही होती है और वो तभी यहाँ पर मारपीट की आवाज़ सुन के ही डर जाती है। और जैसे ही जियन वहाँ पर उसके पास आने को करता है तो वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे मारना मत, मैंने तो तुम्हें देखी भी नहीं हो। तो फिर वो कहता है कि शायद मैंने तुम्हें डरा दिया, असल में कुछ गुंडों ने मेरा फ़ोन और वॉलेट चुरा लिए, तो क्या तुम मुझे अपना फ़ोन दे सकती हो, मुझे एक कॉल करनी है। तो कहती है कि फ़ोन मैं दे तो देती हूँ लेकिन इसे याद से रिटर्न भी करना। तो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं दूंगा। फिर वो जैसे उसका फ़ोन लेता है तो सोचता है कि मैं उस लड़की को कॉल कर लेता हूँ और फिर वो चाओ का ही नंबर डायल करने जा रहा होता है, पर तभी इतने में चाओ का फ़ोन बीच में स्विच ऑफ हो जाता है। तो वो चाओ को देता है। चाओ कहती है कि अब मेरा फ़ोन तो स्विच ऑफ हो गया, एक काम करो तुम किसी और को ही ढूंढ लो। और वो जाने वाली होती है तो कहता है कि यहाँ पर मुझे कोई और नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ तुम ही अपना फ़ोन चार्ज करके मुझे दे दो ना। चाओ कहती है कि मैं तुम्हें अपने घर पे थोड़ी ना लेके जा सकती हूँ, घर पे मेरा हस्बैंड भी है, तो ये सही नहीं होगा। तो कहता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, अगर तुम मुझे अपना फ़ोन यूज़ करने दोगी तो फिर मैं तुम्हें रिवॉर्ड में $10,000 दूंगा। तो कहती है कि पहले तुम अपना हाल देखो, तुम्हारे पास $1 भी नहीं है और तुम $10,000 देने की बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं कोई बुरा पर्सन नहीं हूँ, वो तो बस मेरी सारी चीज़ें उन गुंडों ने लूट ली है, नहीं तो मेरे पास बहुत पैसा है और मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। अगर तुम्हें कभी भी सिवेना हॉस्पिटल आना हो तो तुम मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकती हो, मैं फ्री में कर दूंगा। तो चाओ मान जाते हैं कि ठीक है अभी तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, फिर मैं फ़ोन चार्ज करके तुम्हें देती हूँ, फिर तुम अपनी फैमिली को कॉल कर लेना। फिर जब वो उसके साथ जा रहा होता है तो ये आसपास का एरिया देखकर सोचता है कि लगता है इसका हस्बैंड ज़्यादा नहीं कमाता होगा, नहीं तो ऐसी गरीबी जगह पे ये लोग नहीं रहते जो कि बिल्कुल भी सेफ भी नहीं है। फिर जैसे ही जियन चाओ के साथ उसके घर के अंदर आता है तो घर का हाल देखकर पूछता है कि तुम अकेले रहती हो। तो वो कहती है कि हाँ, पर फिर तुरंत ही वो चेंज कर कहती है कि मेरा हस्बैंड भी तो है और वो थोड़ी देर में आता ही होगा। फिर वो कहती है कि तुम बैठो, मैं फ़ोन चार्ज पे लगाती हूँ। फिर वो उसे पानी भी ला कर देती है और यहाँ पर जियन अपना ऐसे गंदा हाल देखकर चाओ को बाथरूम यूज़ करने के लिए पूछता है और उसके बदले में उसे अपनी घड़ी दे रहा होता है। तो चाओ देख रही होती है कि ये बहुत महंगी घड़ी लगती है और सोचती है कि लेकिन कहीं अगर ये फेक हुई तो भी उसे थोड़े बहुत तो पैसे मिल जाएंगे। तो वो कहती है कि ठीक है तुम जाओ। फिर जियन जब यहाँ शावर लेकर आता है तो वो नूडल्स देखकर खुश हो जाता है और जल्दी से खाने बैठता है। फिर जैसे यहाँ पर चाओ और भी डिशेस लेकर आती है तो जियन को ऐसे शर्टलेस देखकर जल्दी से वो दूसरी तरफ फेस करी होती है और कहती है कि तुम क्या इतने भूखे थे जो पूरा नूडल्स खा गए। तो कहता है कि सॉरी मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं तुम्हें इस नूडल्स के पैसे दे दूंगा। तो चाओ कहती है कि तुम्हें क्या मैं इतनी पैसों की लालची लगती हूँ। तो जियन कहता है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मतलब मुझे तुम्हें रीपे करना था, इस वजह से एक काम करते हैं मैं बर्तन धो देता हूँ। फिर वो जा रहा होता है तो कहती है कि कम से कम कुछ पहन तो लो। तो बताता है कि मेरे पास लेकिन अभी कपड़े नहीं है। तो चाओ फिर तुरंत ही उसे अपना एक नाइट ड्रेस ला कर दे देती है और कहती है कि अभी के लिए इसे पहन लो। फिर चाओ से पूछती है कि तुम्हें और नूडल्स खाने हैं, तो वो हाँ बोलता है। तो फिर वो उसे एक और कटोरा ला के देती है और सोच रही होती है कि वो इतना उसे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तो पूछती है कि क्या हम लोग कहीं पहले मिल चुके हैं। तो जियन कहता है कि वो कैसे हो सकता है, मैं 3 साल बाद यहाँ इस शहर में आया हूँ। तो चाओ सोचती है कि बिल्कुल मेरे हस्बैंड की तरह ये 3 साल बाद आया है। तो फिर चाओ पूछती है कि तुम 3 साल बाद आ रहे हो तो तुम्हारी फैमिली को क्या तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। तो जियन बताता है कि मेरी फैमिली बहुत ही अजीब है, उसमें सभी बहुत ही बिजी रहते हैं और अपनी अपनी लाइफ में सब अपना अपना खुश है, तो उन्हें बिल्कुल भी एक दूसरे की मरने और जीने की कुछ भी नहीं पड़ी है। तो चाओ सोचती है कि इसकी फैमिली तो बिल्कुल मेरी मदर इन लॉ की फैमिली जैसी है, पूरी की पूरी अनग्रेटफुल। फिर ये इसे फ़ोन दे देती है और कहती है कि लो तुम अपनी फैमिली को कॉल कर लो। तो जियन फिर यहाँ पर चाओ को ही कॉल लगाने लगता है पर कॉल लग नहीं रहा होता है। तो फिर ये कहती है कि किसी और को कॉल कर लो। जियन बताता है कि उसके अलावा मुझे लगता नहीं कि किसी को मेरी पड़ी होगी, तो मैं किसी और को नहीं कर सकता। फिर चाओ कहती है कि अब तुम क्या करोगे, एक काम करो तुम यहाँ के पास वाले होटल में जाके स्टे करो क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे रहना सही नहीं होगा। फिर वो उसे कुछ पैसे उधार देने लगती है कि लो हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, तो अभी के लिए मेरे पैसे ले लो। तो जियन मना कर रहा होता है कि नहीं ये पैसे अपने पास ही रखो। वो सोफ़ा देखकर कहता है आज रात के लिए मैं यहाँ सो सकता हूँ, तो तुम मुझे एक रात के लिए यहाँ पे रहने दे दो और फिर रुकने के लिए भी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे दे दूंगा। तो चाओ फिर इसकी ऐसी कंडीशन देखते हुए मान जाती है कि ठीक है। फिर वो अंदर अपने रूम में जाने से पहले उसे पूछती है कि वैसे तुम अपना नाम बता दो। तो जियन जब अपना नाम बताता है तो चाओ सोचती है कि इतना बड़ा कोइंसिडेंस, उसके भी हस्बैंड का नाम जियन है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब चाओ उठती है तो उसे देखने मिलता है कि यहाँ पर जियन किचन में कुकिंग कर रहा है और पूरा खाना जला रहा होता है। तो वो पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो कह रहा है कि आखिर कल तुमने मेरे लिए इतना कुछ करी थी, तो मैं बस रिपे करने के लिए तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। तो वो उससे रोकती है और कहती है कि रहने ही दो, नहीं तो तुम मेरा पूरा किचन जला दोगे। तुम जाओ, फ़ोन मेरे रूम के टेबल पे रखा है, तो जाओ अपनी फैमिली या फ्रेंड किसी को भी कॉल कर लो।
तो जियन फिर यहाँ चाओ का फ़ोन लेकर अपने फ्रेंड को कॉल करता है और उसका फ्रेंड जैसे ही फ़ोन उठाता है तो वो उसे बताने लगता है कि कल रात भी मैंने तुझे कॉल किया था पर तूने उठाया नहीं। तो फिर उसका फ्रेंड बताता है कि वो बहुत ड्रंक था तो इसलिए उसे फ़ोन सुनाई नहीं दिया। फिर जियन अपने फ्रेंड से कह देता है कि मैं तुझे एड्रेस सेंड करता हूँ, तुम मुझे यहाँ 1 घंटे में पिक करने पहुँच। और फिर फ़ोन पे बात करने के बाद जियन फ़ोन लेकर चाओ के रूम में जाने वाला होता है, पर चाओ यहाँ अपने रूम में ड्रेस चेंज करने जा रही होती है और उसे ऐसे देखकर जल्दी से वो बाहर जाता है। फिर चाओ ड्रेस पहनकर बाहर आ जाती है तो जियन उसे बताने लगता है कि थोड़ी देर में उसका फ्रेंड यहाँ पर आ जाएगा। तो वो कहता है कि तुम सारी कैलकुलेशन कर लो सभी चीज़ों के कितने पैसे हुए, फिर मेरा फ्रेंड जब आ जाएगा तो मैं उसे तुम्हें ट्रांसफ़र करवा दूंगा। चाओ पहले तो मना कर रही होती है पर वो इंसिस्ट करता है तो फिर वो कैलकुलेशन करती है और उसे बताने लगती है कि 500। तो कहता है कि नहीं मैं तुम्हें 5000 दे देता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा, 500 काफ़ी है। फिर इतने में डोरबेल की आवाज़ आती है तो जियन कहता है कि लगता है मेरा फ्रेंड आ गया होगा। तो चाओ कहती है कि ठीक है फिर मैं जाके दरवाज़ा खोलती हूँ और तुम जाओ अपने कपड़े पहन लो, कल मैंने धुल दी थी तो अब वो सूखे होंगे। फिर चाओ दरवाज़ा खोलते ही जियन के फ्रेंड हान से मिलती है और वो जियन के बारे में पूछता है तो चाओ कहती है कि हाँ अंदर आ जाओ, वो है अंदर ही। तो फिर हान सोच रहा होता है कि अच्छा मुझे इतनी जल्दी में बुलाया और यहाँ पर अपनी इस ब्यूटीफुल वुमेन के साथ वो नाइट स्पेंड करने के बाद अभी उठा हुआ है। फिर चाओ हान को पानी वगैरह निकाल कर दे रही होती है, इतने में जियन यहाँ पर आता है और वो जल्दी से अपने फ्रेंड का फ़ोन लेकर चाओ से कहता है कि लाओ अपना नंबर दे दो ताकि मैं पैसे ट्रांसफ़र कर दूँ। तो फिर वो उसे नंबर बता देती है और तब यहाँ पर जियन को अब चाओ का नाम भी पता लगता है तो वो उसके नाम को सेव करता है। और फिर जैसे वो पैसे ट्रांसफ़र करता है तो चाओ शॉक होती है और कहती है कि इतने सारे पैसे क्यों दिए, मैंने तो सिर्फ 500 बोली थी ना। तो जियन कहता है कि नहीं तुम ये डिज़र्व करती हो, इतने सारी चीज़ों का इतना पैसा तो होना ही चाहिए। तो मान जाती है कि अच्छा ठीक है तो तुम यहाँ बैठो मैं जब तक किचन में जा रही हूँ। फिर जैसे यहाँ पर हान देखता है कि उसने उसके अकाउंट से पूरे 5000 दे दिए तो वो शॉक होता है कि क्या आजकल का प्राइस इतना ज़्यादा हो गया है, तूने 5000 दे दिया। जियन कहता है कि हाँ आखिर पूरी रात की बात थी। तो जियन का फ्रेंड हान फिर खुश हो रहा होता है कि पूरी रात वो इंजॉयमेंट कर रहा था। फिर जियन हान से कहता है कि चल अब चलते। तो हान कहता है कि तू लास्ट बारी उससे मिलेगा नहीं, गुड बाय नहीं करेगा। तो जियन कहता है कि नहीं इसकी ज़रूरत ही नहीं है, शायद हम लोग दोबारा कभी मिले ही ना। तो फिर हान कहता है कि ऐसा क्यों, क्या पता तुझे कभी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए और तुझे उससे मिलना पड़े। तो जियन उसे समझाने लगता है कि पता नहीं तू क्या सोच रहा है, मैं यहाँ बस एक रात रुका हुआ था और तेरे दिमाग में जो गंदे आइडियाज़ चल रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। और हाँ अभी जल्दी से मेरे लिए एक न्यू फ़ोन और न्यू नंबर अरेंज कर। ऐसा बोलकर जियन आगे बढ़ रहा होता है। तो हान कहता है कि आखिर मैंने क्या ही गलत सोचा और फिर वो उसके साथ बाहर जाता है। फिर चाओ जब यहाँ आती है तो देखती है कि दोनों ही जा चुके हैं। फिर इतने में कोई डोर नॉक करता है तो ये सोचती है कि क्या जियन वापस आया, पर यहाँ पर तो डिलीवरी मैन आया होता है चाओ के लिए खाना लेकर। तो चाओ बताती है कि लेकिन मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं करी। तो फिर डिलीवरी मैन बताता है कि ये आपका ही एड्रेस है और मिस्टर जियन का नाम लिखा है। तो चाओ सोचती है कि जियन ने उसके लिए खाना ऑर्डर करके किया है। फिर वो जैसे यहाँ पर खाने की स्मेल लेती है तो उसे फिर वॉमिटिंग जैसा होने लगता है। तो वो सोचती है कि उसे अब अपना चेकअप करवा ही लेना चाहिए। तो फिर वो हॉस्पिटल आ जाती है चेकअप के लिए और देखती है कि डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि जियन है। जियन उसे पूछता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो चाओ कहती है कि मैंने तुम्हें बताई थी ना मेरा हस्बैंड है, तो प्रेग्नेंट होना तो नॉर्मल हुआ ना। फिर जियन उसे क्वेश्चन वगैरह कर रहा होता है कि उसका हस्बैंड क्यों नहीं आया। तो चाओ बता रही होती है कि उसका उसके हस्बैंड के साथ डिवोर्स हो रहा है और उसे इस बारे में पता भी नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है और वो बता भी नहीं रही है। जियन और कुछ क्वेश्चन करने जा रहा होता है तो चाओ कहती है कि डॉक्टर आपको जल्दी से मेरी एग्जामिनेशन करनी चाहिए, फिर मुझे जाना भी है और पीछे और भी पेशेंट्स वेट कर रहे होंगे। तो फिर वो उसे अपना टेस्ट करवाने के लिए बोल देता है और जैसे ही चाओ यहाँ से जाती है तभी यहाँ पर जियन की सिस्टर लिली अपनी फ्रेंड के साथ आई होती है उसका चेकअप करवाने और यहाँ पर वो जियन को देखकर खुश हो जाती है कि भाई आप अब्रॉड से आ गए, तो आखिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तो फिर जियन कह देता है कि मैं आया हूँ इस बारे में किसी और को मत बताना क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम तक यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ, मैं वापस चला जाऊँगा। फिर यहाँ पर लिली अपनी फ्रेंड को बैठा देती है और कहती है कि तुम अपना चेकअप करवा लो, ये मेरा भाई है तो सब इसके ऊपर छोड़ दो, ये अच्छे से करेगा। और फिर वो अपने बाहर चली जाती है और जियन यही सोच रहा होता है कि अगर उसकी मॉम को पता लग गया कि वो वापस आ गया तो फिर वो फिर से उसे कोई चीज़ के लिए फोर्स करेंगी। वो सोचता है कि पिछली बार शादी के लिए फोर्स करी थी तो अब बेबी के लिए करेंगी, इसलिए वो उन्हें बिल्कुल नहीं बताना चाहता कि वो आ गया है। फिर हम देखते हैं कि लिलिया हॉस्पिटल में चाओ को देख लेती और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बताती है कि अब मेरा भाई आ गया और मैं देखना अब उसका और तुम्हारा डिवोर्स करवाऊंगी। तो चाओ कहती है कि वो तो अच्छी बात है और हाँ अपने भाई को बोल दो कि थोड़ा जल्दी करे, नहीं तो फिर मेरा बेबी अगर जुनी में आ जाएगा तो फिर इसे फेस करने वो लायक हो गई नहीं। लिली कहती है कि सच में तुमने मेरे भाई का तो नाम ही खराब कर दियो। और फिर चाओ की टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है तो वो अपना बाकी कंप्लीट चेकअप के लिए जाती है और जियन जब यहाँ उसका चेकअप कर रहा होता है तब यहाँ पर
उसकी सिस्टर लिली यहाँ पर अंदर आने को कर रही होती है, तो वो जल्दी से पर्दा बंद करता है और उसे डांटता है कि वो यहाँ पेशेंट को देख रहा है। तो लिली को भी पता नहीं लग पाता कि वो यहाँ चाओ को चेक कर रहा है और वो फिर अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती है और चाओ भी यहाँ पर लिली को देख नहीं पाती, तो उसे भी नहीं पता चलता कि यही उसकी सिस्टर है। फिर चाओ के यहाँ से जाने के बाद जियन अपने लॉयर को कॉल लगाता है और उससे कहता है कि डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार हुआ कि नहीं, मैं अपनी वाइफ से जल्दी बात कर लेता हूँ, फिर आप उसे वो डिवोर्स एग्रीमेंट भेज देना। तो फिर लॉयर पूछ रहा होता है कि आपकी जो मॉम की विल है वो भी पूरी करनी है ना। तो ये सुनकर जियन शॉक होता है और कहता है कि लॉयर आप क्या बोल रहे हो, मेरी मॉम को क्या हुआ है। तो फिर लॉयर उसे बता देता है कि 3 साल पहले ही उसकी मॉम कैंसर की वजह से मर चुकी है। ये सुनकर जियन शॉक होता है और वो यही सोचता है कि वो खुद एक मेडिकल रिसर्चर है और उसने अपनी मॉम की बीमारी ठीक करके उनकी जान नहीं बचा पाया। वो सोचता है कि मैं लास्ट टाइम अपनी मॉम से मिल भी नहीं पाया, तो वो मुझ में कितनी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रही होंगी। फिर जियन अपने लॉयर से पूछता है कि उसकी मॉम की विल के हिसाब से उसमें क्या लिखा है। तो लॉयर बताता है कि आपकी मॉम ने अपने सारे एसेट्स को अपनी डॉटर इन लॉ यानी आपकी वाइफ के नाम पे करके गई है। तो जियन सोचता है कि अब मुझे समझ आया कि वो 3 साल तक मेरी मॉम की केयर इसलिए कर रही थी क्योंकि वो उनके पैसों के पीछे थी, वो एक गोल्ड डिगर निकली। फिर यहाँ पर जियन जब अपने डैड से मिलने उनके घर पे गया होता है, तो उसे देखने मिलता है कि उसके डैड के पास अब दूसरी वाइफ है और वो कह रहे होते हैं कि तुम्हारी स्टेप मदर है। तो वो बहुत गुस्सा होता है उनसे और कहता है कि आप कितने बेशर्म हैं, मेरी मॉम को गए हुए कुछ साल हुए और आपने दूसरी वुमेन लेकर आ गए। तो उसके डैड फिर उसे ही चिल्लाते हैं और कह देते हैं कि अगर उसकी मॉम को कुछ नहीं भी हुआ होता ना तो भी वो दूसरी वुमेन ला के रहते, क्योंकि उन दोनों का रिलेशन वैसे भी कभी अच्छा था ही नहीं। और वो ये भी कह देते हैं तुम भी कोई अच्छे नहीं हो, जब तुम्हारी मॉम मर रही थी तो उस टाइम पर तुम उनका ख्याल रखने के लिए उनके पास भी नहीं थे और ना उनके फ्यूनरल में आए हुए थे। तो तुम ही सोचो कि हम दोनों में फ़र्क ही क्या है, हम दोनों सेम तो हैं। तो जियन कहने लगता है कि मैं अपनी मॉम की चीज़ें लेने आया हूँ। तो यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम बताने लगती है कि यहाँ पर तुम्हारी मॉम की कोई चीज़ें नहीं रखी है, तुम्हारी मॉम की डॉटर इन लॉ आकर वो उनके सारे सामान को लेकर जा चुकी है और वैसे भी सारे जंक सामान ही तो थे, उन्हें देख कर क्या ही करोगे। तो वो उन्हें चिल्लाने लगता है कि वो उसे इस तरीके से नहीं बोल सकती है। तो इस पर उसके डैड चिल्लाते हैं कि तुम अपनी स्टेप मदर से कैसे बात कर रहे हो। तो जियन कह देता है कि ये मेरी स्टेप मॉम भी बनना डिजर्व नहीं करती। तभी जैसे यहाँ पर लिली घर आई होती है तो जियन को देखकर खुश जाती है कि भाई आप घर आए हुए। वो यहाँ से जाने लगता है तो फिर वो पूछती है कि भाई आपने डिनर करी कि नहीं और क्या आज रात यहाँ रुकोगे नहीं। तो जियन फिर अपनी सिस्टर से इस बारे में पूछता है कि हमारी मॉम इस दुनिया में नहीं है और तुम उनकी जगह ऐसे किसी और वुमेन को कैसे लेने दे सकती थी। तो लिली कहती है कि अगर मॉम को कुछ नहीं भी हुआ होता तो भी डैड दूसरी वुमेन को लेकर आए के ही रहते, जैसे कि सेम आपका और आपकी वाइफ चाओ की तरह। आप अब उससे डिवोर्स लेने वाले हो ना। तो जियन बता रहा होता है कि मेरी और उसकी चीज़ें डिफरेंट है और फिर वो अपनी सिस्टर से पूछ रहा होता है कि वैसे वो है कहाँ पर। तो लिली बता रही होती है कि उस दिन मैंने उसे हॉस्पिटल में देखी थी और पता है वो प्रेग्नेंट है किसी और के बच्चे के साथ और आपको चीट कर रही है, इसलिए भाई आपको ऐसी चुड़ैल लड़की से जल्दी डिवोर्स लेना चाहिए। तो जियन कहता है कि डिवोर्स के मेरे खुद के प्लान है और हाँ लेकिन अभी वो मेरी वाइफ है, इसलिए तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हुई, तुम्हें उसे थोड़ी तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसे एक बैड वुमेन मत बोलो। तो फिर कहती है कि भाई वो आपको चीट कर रही है और आप ऐसे में भी उसे डिफेंड कर रहे हो। जियन फिर उसे गुस्से में देखता है तो लिली चुप हो जाती है और फिर जियन यहाँ से चला जाता है। तो भी वो उसे आवाज़ देकर कह रही होती है कि वो जल्द से जल्द अपनी उस वाइफ से डिवोर्स ले ले। फिर जियन यहाँ से कार में आने के बाद चाओ को कॉल लगा रहा होता है पर उसका कॉल लगता नहीं। तो फिर ये अपने फ्रेंड को कॉल लगा के उसे कहता है कि वो चाओ के बारे में पता करे। तो उसका फ्रेंड कहता है कि ये तेरी वाइफ का नाम है ना, तो उसे क्यों ढूंढ रहा है, अब तक तो तू उससे मिला भी नहीं। जियन कहता है कि बस मेरा काम कर दे। फिर उसका फ्रेंड बता रहा होता है कि वैसे अभी मैं क्लब में हूँ और वो जियन को भी बुला रहा होता है, तो जियन जाने के लिए मान जाता है। और दूसरी ओर हम चाओ को देखते हैं जिसे यहाँ क्लब में आज काम मिल गया होता है और मैनेजर से वो आज से ही काम ज्वाइन करने की बात कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि जियन भी जब यहाँ क्लब पहुँचता है तो उसका फ्रेंड हान काफ़ी शौक होता है कि वो सच में आ गया, ऐसे तो वो कभी क्लब वगैरह में आता नहीं है, तो वो खुश हो रहा होता है। फिर इतने में यहाँ पर इन लोग को ड्रिंक सर्व करने के लिए चाओ आई होती है और वो पूछ रही होती है कि बॉटल ओपन अप करना है कि नहीं। तब यहाँ पर उसे देखकर जियन शौक होता है और उसका फ्रेंड हान भी कहने लगता है कि अच्छा तो लिटिल गर्ल तुम यहाँ पर काम करती हो। तो जियन उसे बताता है कि जिसे तुम लिटिल गर्ल कह रहे हो ना वो ऑलरेडी मैरिड है। तो फिर ये सुनकर हान काफ़ी शौक होता है और जियन से कहने लगता है कि यानी तू एक मैरिड वुमेन के साथ लगा पड़ा था। तो ये सुनते के साथ ही चाओ तुरंत ही उसे क्लियर करने लगती है कि मेरे और डॉक्टर जियन के बीच में वैसा कोई रिलेशन नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। इसके लिए हान तुरंत ही सॉरी बोलता है और बताता है कि मैं बहुत ही ड्रंक हूँ ना, इसलिए मेरी बातों पर ध्यान मत दो, मुझसे गलती हो गई। तो फिर वो कहती है कि अगली बार से ध्यान रखना। फिर जियन चाओ को देखकर सोच रहा होता है कि वो प्रेग्नेंट है और ऐसी हालत में उसे यहाँ पर स्मोक और ड्रिंक की स्मेल सूंघनी पड़ रही है जो कि उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो फिर वो उससे पूछने लगता है कि एक रात का तुम्हारा कितना है।
ये सुनते के साथ ही चाओ तो उसे चिल्लाने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो भी लड़कियां यहाँ क्लब में काम करती है तो वो सिर्फ अपने आप को बेचने के लिए आती है। ऐसा बोलकर वो गुस्से में बाहर जाती है तो जियन भी उसके पीछे जाता है और उसे कहता है कि सॉरी, मैंने जो बोला वो मेरा मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब था कि तुम्हारा यहाँ पर काम करना सही नहीं है। तो मैं तुम्हारी पर डे की सैलरी पूछ रहा था कि मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तुम यहाँ से घर जाओ। तो चाओ उसे पैसे लेने से मना करती है और कहती है कि उसे ऐसे फ्री के पैसे की ज़रूरत नहीं, और वो चली जाती है। तो यहाँ पर जियन को बुरा लग रहा होता है कि आखिर मैंने क्या ही बोल दिया था। फिर चाओ को देखकर उसका मैनेजर उसे एक रूम को क्लीन करने का काम देता है। जब चाओ वहाँ क्लीनिंग के लिए जाती है तो उसे वहाँ पर खांसी आने लगती है, तो वो बाहर आई होती है। इतने में एक रिच वुमेन यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लेकर आई होती है और मैनेजर को भी, और उसे डांट रही होती है कि उसकी एक इम्पॉर्टेंट रिंग गुम हो गई है और वो कैसे भी करके उसे ढूंढ के दे। तब यहाँ पर चाओ क्योंकि उसी रूम से निकल रही होती है तो वो इल्ज़ाम लगाने लगती है कि कहीं तुम मेरी रिंग चुरा के तो नहीं भाग रही हो। तो चाओ तुरंत ही क्लियर करती है कि उसे बस खांसी आ रही थी इसलिए वो बाहर आई थी। तो भी ये वुमेन मानने को तैयार नहीं होती और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए कह रही होती है कि इसकी तलाशी लो, क्या पता ये चुरा कर भाग रही होगी। चाओ मना करती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं करी और वो लोग कुछ भी कहे जा रहे हैं। तभी इतने में यहाँ पर जियन आ जाता है और वो चाओ को प्रोटेक्ट करते हुए इन लोग को मना करता है कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। और फिर वो जब सीसीटीवी फुटेज चेक करवाता है तो इससे क्लियर हो जाता है कि असल में वो रिंग तो इस वुमेन के साथ आई हुई उसकी फ्रेंड ने चुराई होती है। तो फिर वो उसे चिल्लाने लगती है और फिर ये सब यहाँ से चले जाते हैं और इस तरीके से चाओ का नेम क्लियर हो जाता है। तो इसलिए चाओ यहाँ पर जियन को थैंक्स कर देती है। फिर इसके बाद जियन अपने फ्रेंड हान के साथ यहाँ से चला जाता है और चाओ को अपने बॉस की कॉल आती है जो कि उसे कह देता है कि उसे फायर किया जा रहा है क्योंकि उसकी वजह से आज इतना बड़ा हंगामा हुआ। उसकी नहीं भी गलती थी तो भी वो अब उसे यहाँ पर काम में नहीं रखना चाहते। चाओ को गुस्सा आती है कि मेरी गलती नहीं भी थी तो भी मुझे निकाला जा रहा है, जाने दो, ऐसे भी मुझे ऐसी जगह पे काम करना ही नहीं है। फिर वो जब यहाँ से बाहर निकलती है तो उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि आज काम का पहला ही दिन था और पहले दिन ही मैंने अपनी जॉब खो दी। फिर वो टाइम देखती है और सोचती है कि मैं अपनी लास्ट बस मिस कर दूंगी। वो भागने लगती है पर तभी अचानक से उसके पेट में दुख रहा होता है तो वो रुक जाती है और इतने में यहाँ पर जियन अपनी कार से आया होता है। तो चाओ उसे देखकर शॉक होती है कि डॉक्टर जियन। यहाँ पर जियन और उसका फ्रेंड हान दोनों ही कार से बाहर निकल कर चाओ की फिक्र कर रहे होते हैं कि वो अकेले कैसे जाएगी। जियन तो कहने लगता है कि हान तुम जाओ, इसे इसके घर छोड़ दो, मैं अपना कैब से चला जाऊँगा। तो चाओ मना कर रही होती कि नहीं नहीं। तब यहाँ पर हान कहता है कि क्यों ना तुम अपने हस्बैंड को ही कॉल करके बुला लो कि वो तुम्हें पिक कर ले। तो जियन बताता है कि उसका कोई हस्बैंड नहीं है। तो ये सुनते के साथ ही हान कहता है कि तूने मुझे बताया था ना कि ये मैरिड है। तो फिर चाओ बताती है कि असल में मैं मैरिड थी लेकिन अब मेरा डिवोर्स हो गया। तो इस पर हान खुश होकर कहता है कि अच्छा, आप समझ आए कि तू इतनी इसकी केयर क्यों कर रहा है। उसे कहने लगता है कि लेकिन तू अपना मत भूल कि तू खुद मैरिड है, समझा। तो जियन उसे कहता है कि तू किस साख से देख रहा है कि मैं इसकी केयर कर रहा हूँ। फिर इतने में हान को यहाँ पर किसी लड़की की कॉल आ जाती है तो वो जियन से कहता है कि सुना ना तूने, मैं अब अपना डेट के लिए जा रहा हूँ, मैं फ्री नहीं हूँ। ऐसे बोलकर वो भाग जाता है। फिर इतने में ड्राइवर पूछने लगता है कि आप दोनों को जाना है कि नहीं। तो जियन फिर चाओ से कहता है कि फिर मैं ही तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और फिर वो भी उसके साथ कार में बैठ जाता है। फिर चाओ अपने हस्बैंड को मैसेज कर रही होती है, मतलब कि जियन को ही, कि अब उनका 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कंप्लीट होने वाला है तो उन्हें अपना डिवोर्स ले लेना चाहिए। ऐसा वो मैसेज कर देती है। इसके बाद वो बैठे बैठे सो जाती है। तो जियन उसे गिरते हुए देखकर जल्दी से उसे पकड़ता है और तभी वो जाग जाती है और उसे देखने लगती है। तो वो जल्दी से ऑकवर्ड होकर अपना हाथ हटाता है। फिर इसके बाद ये लोग यहाँ पर चाओ के घर तक पहुँच जाते हैं और चाओ से थैंक्स कर देती है उसे घर तक छोड़ने के लिए। पर तभी यहाँ पर चाओ को पता लगता है कि उसके लैंडलॉर्ड ने उसका सारा सामान घर के बाहर निकाल दिया है। तो फिर वो कह रही होती है कि उसने रेंट भी भरी थी, तो भी वो उस मानता नहीं है और उसे धकेलने लगता है। तभी यहाँ पर जल्दी से जियन चाओ को गिरने से बचाता है। फिर चाओ से थैंक्स करके अपने इस लैंडलॉर्ड को चिल्लाती है कि लेकिन वो उसके सामान को इस तरीके से नहीं फेंक सकता है बाहर। तो ये बंदा उसे बताता है कि असल में उसने ये घर उसे कभी दिया ही नहीं है, उसके साथ किसी ने फ्रॉड किया है। तो चाओ बताती भी है कि उस बंदे ने बताया था कि वो आपका फ्रेंड है। तो ये बंदा उसे अपना सर्टिफिकेट दिखाता है। वो बताता है कि वो इस घर का रियल ओनर है और चाओ से पैसे लेकर किसी ने उसके साथ फ्रॉड कर दिया है। वो उसे समझा रहा होता है कि उसे एक एग्रीमेंट बनवाना चाहिए था, अब वो ऐसे कैसे बोल सकती है। चाओ बताती है कि उसने तो ऑलरेडी डिपॉजिट भी पे करी थी। तो कहता है कि मैं नहीं जानता, निकलो यहाँ से, मुझे ये घर अपना रेंट पे देना है। तो जियन फिर उस बंदे को चिल्लाता है कि जिस तरीके से वो यहाँ पर इसे निकाल रहा है ये सही नहीं है, वो पुलिस को भी कॉल करेगा तो पुलिस उसे सही नहीं बोलेगी। तो चाओ कहती है कि जाने दो, उसमें मेरी गलती थी। तो जियन पूछता है कि फिर तुम अब आज रात कहाँ रहोगी। तो चाओ कहती है कि आज रात मैं होटल में रहने का देख लूँगी, लेकिन बस इतने सारे सामान को मैं अभी कहाँ ही रखूँ वही सोच रही हूँ। तो जियन पूछ रहा होता है कि यार तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है जिसके यहाँ तुम रह सको। तो चाओ बताती है कि हाँ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। तो जियन कहता है कि ये कैसी तुम्हारी लाइफ है जिसमें तुम्हारे पास कोई है ही नहीं तुम्हारे लिए।
अब तुम ट्रबल में हो तो कोई तो होना चाहिए था ना जो तुम्हारी हेल्प कर सके। तो चाओ फिर इसी बारे में सोच रही होती है कि कैसे 3 साल पहले उसने जिस बंदे से शादी करी उसका हस्बैंड वो तो उसे छोड़कर ही चला गया और उसने 3 साल तक अपनी मदर इन लॉ की केयर करी, वो भी इस दुनिया से चली गई और उसे शाओ फैमिली से भी निकाल दिया गया और उसके पास अब रहने तक को जगह नहीं है और ना कोई पर्सन है जिसे वो हेल्प दे सके। फिर चाओ जियन को डांटने लग जाती है कि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे यहाँ लेक्चर देते बैठोगे कि मुझे कैसी लाइफ रखनी चाहिए कैसी नहीं। वो कहती है कि आखिर मैं किसी भी हाल में रहूँ, तुम्हें इससे क्या लेने देना है, ये मेरा काम है तुम्हारा नहीं। तो फिर वो तुरंत ही उसे सॉरी कहता है और कहता है कि क्यों ना तुम मेरे घर पे चलो और अभी आज के लिए वहाँ पे रह लो। तो चाओ मना कर रही होती है कि नहीं नहीं ये सही नहीं होगा। तो फिर उसे खांसी आता हुआ देखकर जल्दी से वो उसे अपनी कोट से कवर करता है और समझाता है कि अभी वो प्रेग्नेंट है और ऐसे हालत में वो बीमार नहीं हो सकती है। तो कहता है कि बस एक रात की बात है, तुमने जैसे मुझे अपने घर पे रखी थी वैसे ही मेरे घर पे रह लो। तो फिर चाओ मान जाती है और जियन और वो फिर साथ में मिलके सारे सामान को उठा के लेके कार में लेके जाते हैं। फिर जब चाओ जियन के साथ उसके विला में आती है तो उसका इतना बड़ा घर देखकर शौक होती है और सोचती है कि क्या आजकल के डॉक्टर्स इतने सारे पैसे कमाते हैं कि इतना बड़ा विला अफोर्ड कर सकते हैं। फिर वो उसे कहती है कि कहीं हम आपकी फैमिली का रेस्ट तो नहीं ख़राब कर देंगे ना ऐसे आवाज़ करके। तो जियन कहता है कि फिक्र मत करो, यहाँ पर कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। फिर वो उसे अपना पूरा घर दिखा रहा होता है और उससे बात कर रहा होता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो उसे टकरा जाती है। जियन उसे पूछता है कि तुम कहाँ खोई हुई थी। चाओ बहाना करती है कि अब काफ़ी रात हो गई है ना तो मुझे तो सोना है। तो वो उसे नीचे वाला रूम दिखा देता है कि उसमें वो रुक सकती है और फिर वो ऊपर वाले अपने रूम के लिए चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जियन जब शावर लेने के बाद अपना यहाँ पर दूसरा फ़ोन चेक करता है तो उसमें उसे चाओ का मैसेज देखने को मिलता है। चाओ ने उसे मैसेज करी होती है कि उनका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है तो अब उन्हें डिवोर्स की चीज़ें देखनी चाहिए। जियन उसे मैसेज करता है कि मैंने लॉयर से बात कर ली हूँ और वैसे मैंने सुना हो कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो चाओ सोचती है कि इसे मेरी प्रेगनेंसी के बारे में कैसे पता चला, लगता है इसे इसकी सिस्टर लिली ने बताई होगी। फिर वो उसे मैसेज करती है कि तुम क्या चाहते हो कि बच्चे का क्या केस है। तो जियन सोचता है कि ये किसी और के बच्चे के बारे में मुझसे क्यों पूछ रही है, एक तो मुझे चीट कर रही है और इससे बिल्कुल भी शर्म नहीं है। वो उसे मैसेज करता है कि बच्चे के बारे में तुम जाकर बच्चे के डैड से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रही हो। तो चाओ को पता लगता है कि जियन उसके बारे में ऐसा सोच रहा है कि वो बच्चा किसी और का ही है और वो उसे चीट कर रही है। उसे बहुत गुस्सा आती है पर फिर ये सोचती है कि जाने दो, मुझे उसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है, अच्छा ही रहेगा, ये बच्चा फिर मुझसे कोई लेगा नहीं, ये मेरा बच्चा है। फिर चाओ उसे मैसेज कर देती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं बच्चे के डैड से ही पूछ लूँगी कि बच्चे का क्या करना है। तो फिर वो और ही गुस्सा होता है कि कितनी गोल्डी की लड़की है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग चाओ ने यहाँ पर ब्रेकफास्ट तैयार करके रखी होती है और जियन यहाँ मिल्क फेंकने जा रहा होता है तो वो जल्दी से उसे लेती है और खुद ही पी लेती है और कहती है कि इतना अच्छा मिल्क है, तुम फेंकने क्यों जा रहे थे। तो बताता है कि मुझे मिल्क से एलर्जी है, अगर मैंने इसे पिया ना तो फिर मैं डॉक्टर नहीं रह पाऊँगा। और फिर वो उसका बनाया हुआ ब्रेकफास्ट खा के कहता है कि तुम्हारा एक्स हस्बैंड तो हमारे हाथ का बनाया हुआ खाना खाकर कितना खुश रहता होगा ना। तो फिर उसे चाओ बताती है कि उसने कभी उसके हाथ का बना हुआ कुछ खाया ही नहीं है और वो पूछती है कि वैसे तुम बार बार मेरे एक्स हस्बैंड की बातें क्यों लाते हो। तो जियन कहता है कि मैं तो बस सोच में हूँ कि वो कैसे टाइप का मैन होगा जिसके लिए तुम डिवोर्स के बाद भी उसका बेबी करने को तैयार हो। तो फिर वो बताती है कि ये बच्चा मैं उसके लिए नहीं कर रही हूँ बल्कि अपनी मदर इन लॉ के लिए कर रही हूँ, बस ये समझ लो कि अपने खुद के लिए कर रही हूँ ताकि मेरा बच्चा फिर मेरे ओल्ड होने पर मेरा ख्याल रखेगा। तो जियन पूछता है कि तुमने दोबारा शादी करने का नहीं सोची। तो चाओ कहती है कि मेरी जैसी कंडीशन है कि मैं डिवोर्सी हूँ और बच्चा भी है तो इसमें कौन ही मुझसे शादी करेगा। तो ये कहता है कि हाँ बात तो सही है, तुम्हारे लिए कोई मिलना मुश्किल होगा और तुम और ओल्ड हो गई तो सोचो फिर और ही मुश्किल हो जाएगा तुम्हारी शादी होना। तो फिर ये गुस्सा होती है कि तुम क्या बकवास किए जा रहे हो। तो जियन कहता है कि तुम खुद ही तो कह रही हो ना कि तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी, तो फिर मैंने क्या गलत बोल दिया। तो चाओ कहती है कि मैं खुद अपने बारे में कुछ भी बोल, तुम कैसे बोल सकते हो, तुम्हारे पास राइट नहीं है। तो कहता है कि फिर तो तुम अनरीजनेबल हो गई। तो चाओ कहती है कि मैं तो ऐसी हूँ, तुम क्या कर लोगे। तो फिर ऐसा बोलकर फिर वो सोचती है और अपना मिल्क पीने लग जाती है। जियन कहता है कि ठीक है फिर अब मैं चलता हूँ, आज मेरी सर्जरी में काफ़ी टाइम लगने वाला है तो शायद मैं रात में डिनर पे ना आ पाऊँ, तो मेरा वेट मत करना। चाओ कहती है कि लेकिन मैंने तो यही सोची थी कि मैं तुम्हारे लिए भी डिनर बना के वेट करूँगी। तो जियन कहता है कि ठीक है फिर अब तो मुझे डिनर पे आना ही पड़ेगा। फिर चाओ से पूछने लगती है कि वो क्या खाना चाहेगा। तो वो कहता है कि जो भी तुम खाओगे वो मैं एक्स्ट्रा बना देना, मैं वही खा लूँगा। फिर वो उसे अपना कार्ड दे देता है और कहता है कि अगर कुछ भी काम होगा तो मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना। फिर चाओ से भेजती है कि चलो अब जल्दी जाओ नहीं तो तुम्हें लेट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जियन जब हॉस्पिटल में होता है तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लीनो से मिलने आई होती है। उसे ये पता लग गया होता है कि जियन की शादी भी हो चुकी थी और अब उसका डिवोर्स भी होने वाला है। तो वो बड़ी खुश होती है और कहने लगती है कि जब तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा तो हम दोनों वापस साथ हो सकते हैं। तो यहाँ पर जियन का फ्रेंड भी उसका साथ दे रहा होता है
और उसे मना करने लगता है कि अभी जियन बहुत ज़्यादा बिजी है, उसे सर्जरी के लिए जाना है। तो फिर ये कहती है कि जब तुम काम से फ्री हो जाओगे तो हम लोग साथ में डिनर करने चलेंगे। तो फिर ये कहता है कि मेरे ऑलरेडी प्लान्स है। तो पूछने लगती है कि आखिर तुम किसके साथ डिनर पर जाने वाले हो, मुझे बताओ, क्या पता मैं भी उसे जानती हूँ तो हम लोग साथ में डिनर कर लेंगे। तो ये मना करता है कि नहीं, तुम मेरी उस फ्रेंड को नहीं जानती हो। तो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी कोई फ्रेंड को मैं ना जानती हूँ। वो यहाँ पर बातें करती रह जाती है और जियन अपने फ्रेंड हान को लेकर जाता है कि हमें जल्दी सर्जरी के लिए चलना है ना। तो फिर दोनों जा रहे होते हैं और ये जानबूझ के पीछे गिरने का नाटक करती है। तो हान कहता है कि जाकर उसे उठा दे, नहीं तो फिर सारे लोग हमें ही देख रहे हैं और मेरा उसे उठाना सही नहीं होगा क्योंकि वो तेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, मेरी नहीं। तो जियन तो बिल्कुल नहीं मान रहा होता है और फिर वो नर्स को कह देता है कि इसे उठाकर डॉक्टर को जाके दिखा दो। और फिर जियन जब अपने ऑफिस में आके बैठता है तो वो इस बारे में डिसाइड करता है कि उसे लिन से सब कुछ क्लियर कर लेना चाहिए ताकि वो उससे दूर हो जाए और फालतू उसके सपने ना सोचे। फिर वो उसे बात करने के लिए बुलाता है तो वो बड़ी खुश हो जाती है। जियन उसे मना करने लगता है कि उनके बीच में अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये कहती है कि देखो, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हारी शादी हो चुकी थी, तो अब तुम्हें मान जाना चाहिए ना। और देखो, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मुझे माफ़ कर दो। वैसे भी हम लोग जितने टाइम डेटिंग कर रहे थे तो आज तक हम लोग कभी इतने क्लोज आए नहीं, तो आज रात तो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और ऐसे बोलकर जैसी वो उसका हाथ पकड़ती है तो जियन तुरंत ही उसका हाथ छुड़ाता है और उसे कह देता है कि तुम्हें खुद भी पता है कि तुम अभी कैसी लग रही हो। तो लिन उसे याद दिलाने लगती है कि याद है कौन था जो मुझसे भीख मांग रहा था कि मैं उसे छोड़ कर ना जाऊँ, और अब मैं तुम्हारे लिए वापस आई हूँ तो तुम ये सब नाटक कर रहे हो। जियन उसे क्लियर कर देता है कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जिससे मिलना है उससे मिलो, क्योंकि अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये कहती है कि तुम अपनी वाइफ की वजह से ऐसा कर रहे हो, तो मैं जाकर उससे ही बात कर लेती हूँ और उसके सामने नील डाउन कर लेती हूँ। वो बस तुम्हें डिवोर्स दे दे, इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो कहता है कि तुम्हारा बोलकर हो गया हो तो अब जाओ यहाँ से। तो ये उसे रोकने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूँगी जब तक तुम्हारा डिवोर्स नहीं हो जाता। तो अभी वो दरवाज़ा बंद कर लेता है। तो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे पीछे छुड़ा लोगे? बिल्कुल नहीं। फिर जियन को फिर से डिवोर्स का याद आ जाता है तो वो अपने लॉयर को कॉल लगाता है डिवोर्स की बात करने के लिए, पर लॉयर बताता है कि मिस चाओ से कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। तो फिर यहाँ पर जियन भी चाओ को कॉल लगाने लगता है, पर चाओ तो यहाँ पर फ़ोन काटते जाती है अननोन नंबर समझकर। उसे लग रहा होता है कि उसके डैड के कर्जे का पैसा मांगने के लिए कोई उसे कॉल कर रहा है। उसे बहुत गुस्सा आ रही होती है कि उसके डैड ने पता नहीं कितने कर्जे करे कि उसके लिए लोग उसे परेशान करते रहते हैं। और जियन को यहाँ पर अपनी उस वाइफ पर गुस्सा आ रही होती है कि उसे जब भी कॉल कर लो उठाती ही नहीं है, पता नहीं कहाँ भाग गई है। और फिर इतने में जियन को चाओ का मैसेज आता है। वो उसे पूछ रही होती है कि आज वो कितने बजे आएगा डिनर के लिए। तो फिर वो 7 बजे का टाइम बताता है। फिर हम देखते हैं कि चाओ घर पे इतने अच्छे डिशेस बनाकर जियन का इंतज़ार कर रही होती है, पर जियन आ नहीं रहा होता है। तो फिर ये उसकी फिक्र करने लग जाती है और उसे कॉल भी लगाने लगती है, पर वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा होता है। तो तुरंत ही टैक्सी में बैठकर यहाँ हॉस्पिटल पहुँचती है और वो हान से पूछती है कि जियन कहाँ पर है। तो हान बताता है कि किसी लेडी की कंडीशन ख़राब थी तो वो तुरंत ही उसकी सर्जरी करने गया। तो शॉ कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। हान कहता है कि लेकिन क्या तुम यहाँ पर ऐसे परेशान होकर उससे मिलने आई थी। तो ये कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं तो बस यहीं से गुजर रही थी तो सोची कि ऐसी देख भी लेती हूँ कि वो क्या कर रहा है। हान कहता है कि वही ऐसा नहीं है जो हॉस्पिटल के बाहर ऐसी घूमे, यहाँ पर सब कोई किसी ना किसी से मिलने ही आते हैं। तो शॉ कहती है कि अब वो यहाँ पर है ही नहीं तो मैं चलती हूँ। तो ये जल्दी से उसे रोक लेता है और कहता है कि वो अभी फ्री हो ही जाएगा तो तुम उसके साथ ही जाना, जब तक तुम उसके ऑफिस में उसका इंतज़ार कर लो। तो फिर चाओ मान जाती है और वो जब जियन के ऑफिस में आती है तो उसकी बुक्स वगैरह देखने लग जाती है। फिर जब जियन यहाँ फ्री होके पहुँचता है तो उसे बताने लगता है कि कैसे एक पेशेंट की इमरजेंसी सिचुएशन थी, तो फिर वो उसकी सर्जरी के लिए रुक गया था और उसने उसे बताया नहीं। तो चाओ कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं फ्री थी तो यहाँ पर मैं वॉक करते हुए आ गई। फिर यहाँ पर जियन को ड्रेस चेंज करना होता है तो चाओ कहती है कि तुम चेंज कर लो जब तक मैं बाहर वेट करती हूँ। फिर वो बाहर बैठी होती है और दो नर्स को जियन के बारे में बातें करते हुए सुनती है, जो कि आपस में कह रही होती है कि जो लड़की आज डॉक्टर जियन से मिलने आई थी वो कौन थी। तो दूसरी वाली बताती है कि अरे मैंने सुनी हो कि वो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। तो एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सुनकर चाओ थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। फिर जियन बाहर आके उसे पूछता है कि उसे क्या हुआ है। तो चाओ कहती है कि कुछ नहीं। फिर वो उसे अपना कोट देने लगता है कि इसे वो कवर कर ले क्योंकि बहुत ठंडी है। तो भी यहाँ पर चाओ नहीं पहनती है और उसके साथ फिर घर आ जाती है। फिर जब दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं तो जियन इस बारे में चाओ से पूछता है कि कल क्या तुम फ्री रहोगी। असल में मेरे हॉस्पिटल में एक बहुत ही रिच वूमेन आई हुई है और उन्हें केयर टेकर की ज़रूरत है 1 महीने के लिए, और वो तुम्हें 1 महीने का 20,000 दे सकती है, और मुझे लगता है कि ये काम के लिए तुम फिट रहोगी। तो बताओ क्या तुम ये काम करना चाहोगी। तो चाओ तो खुशी खुशी मान जाती है कि मैं तो ज़रूर ये काम करना चाहूँगी। तो जियन कहता है कि तुम्हें डर नहीं है कि उस ओल्ड वुमेन का ख्याल रखना बहुत मुश्किल रहा। तो चाओ कहती है कि अगर इतना मुश्किल होता ना तो मुझे पता है कि तुम मुझे ऐसी जॉब नहीं ऑफर कर दे। तो फिर जियन कहता है कि ठीक है फिर कल मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलूँगा। फिर चाओ कहती है कि वैसे मैंने सुनी कि आज तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड आई थी तुमसे मिलने के लिए और वो वापस से तुम्हारे साथ होना चाहती है।
तो जियन कहता है कि वो सब बकवास है, तुम वो सब मत सुनो। तो ये कहती है कि क्या चीज़ बकवास है, कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ गई है या फिर वो तुम्हारे साथ साथ होना चाहती है। ये जियन कहता है कि वो और मैं अब कभी साथ नहीं हो सकते। तो श्या कहती है कि वैसे मेरा यहाँ पर रहना सही नहीं है ना, किसी दिन वो यहाँ तुमसे मिलने आई और उसने मुझे और तुम्हें ऐसे साथ देख ली तो वो मिसअंडरस्टैंड कर सकती है। तो जियन कहता है कि क्या ही मिसअंडरस्टैंड कर लेगी, ये कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। तो चा कहती है कि कुछ भी बकवास मत करो, कोई हमें देखेगा भी ना तो वो समझ जाएगा कि तुम मुझे डिजर्व नहीं करते हो, और वैसे मेरा खाना खाकर हो गया है। और ऐसे बोलकर वो अपने रूम में भाग जाती है। फिर इतने में जियन को उसके डायरेक्टर की कॉल आती है और वो बता रहे होते हैं कि उन्हें अभी भी उसकी काम की ज़रूरत है, वो 1 महीने में अपना हॉस्पिटल में डेटा रिसर्च का काम कंप्लीट करे और इमिडिएटली 1 महीने बाद रिटर्न हो जाए और उनके साथ एक्सपेरिमेंट में कंटिन्यू पार्टिसिपेट करे। तो जियन कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, मैं जल्दी अपना काम पूरा करूँगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि चाओ जब अपने रूम में आती है तो उसकी फ्रेंड उसे कॉल करके बताने लगती है कि कोई लॉयर है जो उसे बार बार कॉल करके बोल रहा है कि उसे तुमसे मिलना है, तो क्या पता कोई ज़रूरी का बात करनी होगी। तो चाओ कहती है कि नहीं, मुझे लगता है कि मेरे डैड का ही कर्जे वाला कोई बात है जो इस वजह से कॉल आ रहा है, वो लोग ज़रूर मेरे डैड को ढूंढ रहे होंगे, इसलिए यहाँ पर अलग अलग तरीके यूज़ कर रहे हैं। तो उसकी फ्रेंड भी कहती है कि फिर तुम भी अपना ख्याल रखो। फिर यहाँ कॉल रखने के बाद चाओ को जियन का मैसेज आता है, वो उसे कह देता है कि डेट डिसाइड हो चुकी है, फिर हम दोनों को साथ चलकर उसी दिन डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने के लिए साइन करना है। तो चाओ फिर फाइनली डिवोर्स के लिए खुश होती है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जियन चाओ को लेकर उसी ओल्ड वुमेन की वार्ड के बाहर उसे ले आता है और कहता है कि यही ओल्ड वुमेन का उसे ख्याल रखना है। फिर वो अपना चला जाता है और चाओ सोचती है कि अगर वो ऐसे खाली हाथ जाएगी बिना कोई फ्रूट लिए तो ये बहुत रूड लगेगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जियन अपने ऑफिस में आता है और फिर उसका फ्रेंड हान पूछ रहा होता है कि अभी तक तेरी वाइफ के साथ तेरा डिवोर्स नहीं हुआ। तो जियन कहता है कि बस अब जल्दी पेपर्स पे हम साइन कर देंगे और फिर हो जाएगा। फिर हान जियन से चाओ के बारे में उसकी फीलिंग्स पूछ रहा होता है और कह रहा होता है कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया और फिर से उसे काम की वजह से जाना पड़ गया तो पता नहीं पिछली बार जैसे वो 3 साल बाद आया, अब कितना टाइम लगेगा। तो जियन कहने लगता है कि वो बस उसे अपनी अच्छी फ्रेंड मानता है और उन लोगों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। चाओ बाहर अपना फ्रूट लेते हुए गुजरी होती है और वो ये सब सुन लेती है। फिर जियन अपने फ्रेंड के साथ बाहर आ रहा होता है तो वो जल्दी से छुप जाती है और उसे जाते हुए देखती है और सोचती है कि अच्छी बात है ना, हम सिर्फ फ्रेंड्स ही ठीक है। फिर एक नर्स उसे देख लेती है और पूछती है कि वो यहाँ पर किस लिए आई है। तो चाओ फिर वार्ड नंबर बताते हुए कहती है कि वहाँ पर जो ओल्ड वुमेन है उनके केयर टेकर के लिए वो इंटरव्यू देने आई है। तो फिर नर्स उसे बता रही होती है कि फिर उसे थोड़ा सोच समझ के जाना होगा क्योंकि वो ओल्ड वुमेन बहुत ज़्यादा ही चूजी टाइप की है और बहुत सारी केयर टेकर को ऑलरेडी भगा चुकी है। चाओ कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई। फिर हम देखते हैं कि जब वो रात में घर आती है तो बहुत सारा खाना बनाकर फ्रिज में डाल रही होती है और जियन को कॉल करके बताने लगती है कि डॉक्टर जियन, आज रात मैं घर में नहीं रहूँगी खाने के लिए, मैंने आपके लिए कुछ खाना बना के फ्रिज में डाल दी हूँ। तो वो कहता है कि अरे मैं भी आज रात नहीं आने वाला हूँ। तो फिर वो कहती है कि कोई बात नहीं, वो कल काम आ जाएगा। तभी जियन याद कर रहा होता है कि आज जब उसके फ्रेंड ने उससे चाओ के लिए उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछा था तो पहले तो उसने मना कर दिया था, लेकिन उसके फ्रेंड ने उसे समझाया था कि वो अच्छे से जानता है कि वो उसे पसंद करता है, तो इसलिए उसे भी कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए, नहीं तो फिर वो उसे भी खो देगा। तो जियन फिर इसी बारे में सोचते हुए चाओ से पूछता है कि उसका आज का इंटरव्यू कैसा गया। तो चाओ कहती है कि बस हाफ सक्सेसफुल समझ लो, मैंने उस ओल्ड वुमेन के साथ अच्छे से अपना रिलेशन तो बना लियो और अभी मैं उनके लिए ट्रायल बेस पे काम करूंगी और कल से मेरा काम शुरू है। तो जियन कहता है कि फिर तो अच्छी बात है। फिर दोनों ही बात करने के बाद कॉल कट करते हैं और फिर चाओ जियन की फैमिली के घर गई होती है जियन से मिलने के लिए, क्योंकि उन दोनों ने आज यहीं पर ही मिलने का डिसाइड करे थे। पर चाओ को अंदर घर में जाके पता चलता है कि जियन घर पे है ही नहीं। यहाँ पर उसकी फिर से जियन की सिस्टर के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होती है और वो उसे अच्छे से जवाब देती है कि वो उसे अच्छे से बात करे क्योंकि वो अभी भी उसकी सिस्टर इन लॉ ही है जब तक उसके भाई के साथ उसका डिवोर्स नहीं हो जाता। फिर यहाँ पर स्टेप मॉम इस बारे में चाओ से पता लगाने की कोशिश करती है कि जियन और वो अचानक से इतने साल बाद अब क्यों मिलना चाहते हैं, क्या हो रहा है उनके बीच में। तो कहती है कि आप जियन से खुद पूछ लेना और अब वो यहाँ पर है नहीं तो मैं चलती हूँ। ऐसे बोलकर वो तुरंत ही चली जाती है। और फिर नेक्स्ट डे चाओ ने उस ओल्ड वुमेन के लिए पेस्ट्री बना कर लाई होती है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो उसके हाथ की कुकिंग की तारीफ करती है। तभी इतने में यहाँ पर जियन आया होता है तो वो देखती है कि इसने अभी भी कल वाले कपड़े पहने, तो वो पूछती है कि तुम कल रात घर नहीं गए। तो जियन बताता है कि असल में उसे बहुत ज़्यादा काम था तो वो पूरी रात सर्जरी में बिजी था। फिर ये ओल्ड वुमेन जियन से पूछ रही होती है कि वैसे डॉक्टर, आप बार बार मेरे वार्ड में क्यों आते हैं, कोई और देखेगा तो उन्हें लगेगा कि आपको ये ओल्ड वुमेन पसंद आ गई है। तो जियन भी हंसने लगता है और बताता है कि असल में वो चाओ के लिए आया था क्योंकि वो यहाँ पर न्यू काम कर रही है ना, तो उसका काम देखने के लिए।
तो फिर इन ओल्ड ग्रैंडमा को शक हो जाता है और वो पूछती है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो चाओ बताती है कि असल में ये मेरा लैंडलॉर्ड है और मैं इसके घर में रहती हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, मुझे तो लगता है कि तुम दोनों परफेक्ट मैच हो। तब यहाँ पर चाओ जल्दी से उन्हें पेस्ट्री खिलाने लगती है और जियन भी फिर अपना चला जाता है। तो ये ग्रैंडमा पेस्ट्री का बॉक्स चाओ को पकड़ाती है और कहती है कि जाओ डॉक्टर जियन को ये दे दो। तो चाओ कहती है कि ये काम आप किसी और को दे दो। तो कहती है कि नहीं, तुम मेरी केयर टेकर हो तो तुम ही लेकर आओगी। फिर चाओ जब यहाँ जियन के ऑफिस में उसे देने आती है तो वो दिख नहीं रहा होता है, तो वो उससे आवाज़ देती है। तो जियन बताता है कि मैं अंदर हूँ, शर्ट चेंज कर रहा हूँ। फिर इतने में जियन सुनता है कि यहाँ पर लिन आ रही है और हान उसे रोक रहा है। तो जल्दी से वो चाओ को अंदर ड्रेसिंग रूम में खींच लेता है और दोनों ही फिर मिलकर यहाँ पर लिन की बातें सुन रहे होते हैं। यहाँ पर हान लिन को समझा रहा होता है कि मैंने बोला ना कि जियन यहाँ पर नहीं है, अब तुमने देख ली ना। देखो मैं बता रहा हूँ ना कि उसे अब तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे कोई और ही पसंद है। तो फिर ये पूछती है कि वो आखिर कौन है। तो फिर हान सब झूठ झूठ बताने लगता है कि वो एक ओल्डर वुमेन है, वो उसे तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वो जियन को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो ओल्ड है लेकिन उसकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ये सुनकर यहाँ पर जियन और चाओ को भी हंसी आ रही होती है। तो फिर लिन रोने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि कम से कम मुझे उसका नंबर दे दो, मैं उससे एक बार बात करना चाहती हूँ, फिर उसके बाद मैं वापस अब्रॉड चली जाऊँगी। तो ये उसका कार्ड दे देता है और कहता है कि ठीक है अब जाओ। तो लिन ये कार्ड लेकर अपनी नाटक बंद करती है और कहती है कि देखना मैं यहाँ वापस जरूर आऊँगी, और ये बोलकर वो चली जाती है। फिर जियन पूछता है कि वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई थी। तो चाओ बताती है कि तुम्हें ये पेस्ट्री देने के लिए। तो फिर वो पेस्ट्री टेस्ट करके बताता है कि ये तो बहुत अच्छी है, मैंने अब तक जितनी भी अच्छी पेस्ट्री खाया हूँ उसके सेकंड रैंक पर। तो फिर ये पूछती है कि फर्स्ट रैंक किसका है, क्या उस लड़की का, वही तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड जो कि वापस तुम्हारे साथ होना चाहती है। फिर वो ऐसा बोलने के बाद कहती है कि सॉरी, मुझे शायद तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में ऐसे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। देखो अगर तुम्हें नहीं जवाब देना तो कोई बात नहीं। पर जियन उसे सब बताने लगता है कि असल में 3 साल पहले ही उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया था, और वो ये भी बताता है कि उसने उसके हाथ की बनी हुई पेस्ट्री कभी खाया भी नहीं, और ये उसे ये भी नहीं पता कि उसे बनाने आता भी है कि नहीं। फिर इतने में यहाँ पर हान आ जाता है और इन दोनों को देखकर कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले तो तुम दोनों यहाँ पर नहीं थे, अचानक से यहाँ पर। तो फिर चाओ तुरंत ही क्लियर करती है कि हम लोग जानबूझ के तुम्हारी कॉन्वर्जेशन सुनने के लिए वहाँ पे नहीं खड़े थे। तो फिर ये पूछता है कि वैसे तुम दोनों कर क्या रहे थे। तो जियन उसे पेस्ट्री खिलाता है और पूछता है कि बता कैसे बना है। तो फिर हान कहता है कि सच में बहुत ही अच्छा। तो फिर ये कहता है कि फिर और खा और अपना मुंह बंद रख। फिर चाओ इन लोग को पेस्ट्री देकर चली जाती है। फिर हान जियन से पूछ रहा होता है कि कल तो वो अपनी वाइफ से मिलने गया था ना उसके साथ डिवोर्स कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने। तो फिर ये बताता है कि असल में उसे कुछ जल्दी में काम पड़ गया और वो लोग दोनों मिल ही नहीं पाए। तो फिर अभी उसे तो अपनी उस वाइफ को सॉरी भी बोलना है और दूसरी मीटिंग अरेंज करवाना है। तो हान कहता है कि सारी गलती तेरी डायरेक्टर की, जो उन्होंने तेरे को अर्जेंटली काम के लिए बुला लिया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर चाओ से वो ग्रैंडमा उसकी और जियन के बारे में बात कर रही होती है। तो चाओ बताती है कि ग्रैंडमा मैं सिंगल हूँ। तो फिर वो ग्रैंडमा अपने ग्रैंडसन के बारे में बताने लगती है। तो चाओ यहाँ से बहाना करके भाग जाती है। फिर उसके बाद वो बाहर कुछ चीज़ के लिए लाइन लगा के खड़ी होती है। तभी यहाँ पर जियन आकर उसे पूछता है कि आज रात तुम फ्री होगी तो हम लोग साथ में डिनर करने चलेंगे। तो पूछती है कि अचानक से तुम मुझे डिनर पे इन्वाइट कर रहे हो। तो जियन कहता है कि तुमने आज मुझे पेस्ट्री खिलाई हो तो उसके बदले में थैंक्स करना तो बनता है। तो वो कहती है कि फिर मैं भी तो तुम्हारे घर पे रहती हूँ तो मुझे भी तुम्हें डिनर पे इनवाइट करना चाहिए। तो कहता है कि आज मैं डिनर की ट्रीट देता हूँ, कल तुम दे देना और कल हम हॉट पॉट खाएंगे। तो चाओ फिर डील कर लेती है और जियन कहता है कि वैसे वो ओल्ड ग्रैंडमा अपने ग्रैंडसन के बारे में तुम्हें इंट्रोड्यूस करी होंगी ना, वो सबसे ऐसे करती है तो उन्हें तुम्हें इग्नोर करना। और फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं और काफ़ी सारी बातें करते हैं। नेक्स्ट डे चाओ जियन के लिए टिफ़िन लेकर उसके ऑफिस में जाने वाली होती है, पर यहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लीन आई होती है और वो चाओ के सामने अपनी बड़ाई मारने लगती है कि वो और जियन साथ हो चुके हैं। तो ये कहती है कि लेकिन अभी तो वो माना नहीं ना। तब यहाँ पर हान भी आ जाता है और ये बताने लगती है कि एक दिन उसका डिवोर्स हो जाएगा तो वो मान ही जाएगा। तो इस बात से चाओ गुस्सा हो जाती है कि यानी उसकी शादी हो गई है, यानी फिर वो ये हरकत कर रहा है कि अपनी वाइफ होने के बाद भी दूसरी वुमेन के साथ इन्वॉल्व हो रहा है। फिर जियन यहाँ से आगे बढ़ने को करता है तो लिन उसे रोकने लग जाती है। तो वो उसे चिल्लाता है कि साइड हटो, और फिर वो तुरंत ही चाओ को एक्सप्लेन करने आता है। वो उसे कहने लगती है कि तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, तुम कुछ भी करो, मैरिड होने के बाद भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कहता है कि मेरा डिवोर्स होने वाला है। तो चाओ कहती है कि मेरा इससे भी कोई लेने देना नहीं है। तो जियन उसे पूछने लगता है कि तुम्हारा भी तो डिवोर्स हो रहा है और तुम अपने उस एक्स हस्बैंड का भी कर रही हो, तो इसका क्या। तो फिर वो उसका रीज़न बताने लगती है कि उसकी मदर इन लॉ को कैंसर था और उनकी लास्ट विश थी, उन्होंने उससे ज़िद करी कि वो एक बच्चा उन्हें दे दे, तो इसलिए वो मान गई और उसने सर्जरी करवा ली। तो ये बच्चा उसके हस्बैंड का ज़रूर है, पर उसके हस्बैंड के साथ उसका कोई ख़ास रिलेशन नहीं है। तो फिर ये उसकी फ़िक्र करने लगता है कि आगे का तुम्हारा क्या होगा। तो चाओ कहती है कि तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है और मैं अपनी ज़िम्मेदारी खुद संभालना चाहती हूँ, और आज मैं तुम्हारे घर से भी निकल जाऊँगी। फिर वो रात में पैकेजिंग कर रही होती है। तो यहाँ पर जियन कहता है कि क्या तुम सच में जाना चाहती हो।
तो चाओ जिद कर रही होती है कि वो जाने वाली है, पर यहाँ पर फिर अचानक से उसे चक्कर आ जाता है, वो बेहोश होने लगती है। तो जियन जल्दी से उसे लेटाता है और रात भर उसके पास ही बैठकर उसकी केयर करने में लगा होता है। मॉर्निंग में जब चाओ की नींद खुलती है तो उसे रात का याद होता है और वो फिर जियन के लिए नोट छोड़कर अपना लगेज लेकर यहाँ से चली जाती है और फिर वो अभी के लिए एक होटल में रहने का डिसाइड करती है। फिर वो ओल्ड वुमेन अब ठीक हो गई होती है तो वो डिस्चार्ज हो जाती है और वो चाओ को अपने ग्रैंडसन से मिलने के लिए इंसिस्ट करती है। तो चाओ फिर ब्लाइंड डेट पर जाती है और फिर उस लड़के से वो सब चीज़ क्लियरली बताती है कि कैसे वो अभी शादीशुदा है और उसका तो बच्चा भी होने वाला है और वो अब इस बारे में सभी को बता नहीं रही है। तो ग्रैंड माँ को लगा कि वो अपने ग्रैंडसन से उसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, लेकिन अभी उसका शादी का कोई इरादा नहीं है। तो फिर वो सब समझ के लेता है और कहता है कि ये खाने की ट्रीट मेरी तरफ से। फिर तभी इतने में यहाँ लिली आ जाती है और वो चाओ को कहने लगती है कि तुम फिर से मेरे भाई को चीट कर रही हो। फिर यहाँ पे हंगामे करने लग जाती है तो रेस्टोरेंट का मैनेजर उसे यहाँ से बाहर निकलवा देता है। फिर ये बाहर आकर जियन को कॉल करके बताने लगती है कि भाई आपकी वो वाइफ आपको अभी भी चीट कर रही है। तो वो कहता है कि वैसे भी उन लोग का डिवोर्स होने वाला है तो वो फालतू हंगामे ना करे। फिर हम देखते हैं कि चाओ तो जियन को इतना अवॉइड कर रही होती है कि हॉस्पिटल में उसे डॉक्टर को भी दिखाना होता है। तो वो जियन के बदले में उसके फ्रेंड हान को दिखा देती है अपनी रिपोर्ट और फिर वहाँ से चली भी जाती है। फिर जियन देख रहा होता है कि रास्ते में वो यहाँ कैसे उस ग्रैंड माँ से मिल रही है और यहाँ पर उसका ग्रैंड सन ही से छोड़ने आया है। तो ये जेलस हो जाता है और चाओ से फिर पूछने लगता है और उसे कहता है कि हम बात करते हैं, पर चाओ इससे कोई भी बात नहीं करती और उसका हाथ छुड़ा के चली जाती है। फिर ये तुरंत ही जिया कोई डिवोर्स के लिए मैसेज कर रहा होता है कि उन्हें जल्द से जल्द मिलके अपना डिवोर्स फाइनल करना चाहिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिया अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ होटल में रुकी होती है और तभी हम देखते हैं कि जियन की सिस्टर लिली उसे लिन के साथ यहाँ पर डिनर के लिए बुलाती है और ये लोग उसे ड्रग दे देते हैं, पर जियन कैसे भी करके लिन से दूर होकर यहाँ से भाग जाता है। और जैसे ही उसे यहाँ पर जिया मिल जाती है फिर वो उसे अपनी कंडीशन के बारे में बताता है और उसके साथ यहाँ रूम में जाता है और उसे हेल्प करने के लिए बोलता है। तो फिर वो कहता है कि मैं क्लियरली जानता हूँ कि तुम चाहो। तो चाओ कहती है कि पहले तुम होश में आओ और देखो कि मैं कौन हूँ। उसे किस करने लगता है वह फिर रुक जाता है कि नहीं तुम प्रेग्नेंट हो और मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो उसे अपने आप को दूर करते हुए अपने आप को कंट्रोल करता है। मॉर्निंग में जब चाओ की नींद खुलती है तो वो देखती है कि जियन यहाँ सोफा पे सो रहा है। फिर वो अपना चली जाती है और फिर फाइनली ये लोग अपने डिवोर्स के लिए यहाँ पर ऑफिस पहुँचते हैं और जब चाओ जियन की मॉम का दिया हुआ बॉक्स खोलती है तो उसमें उसे जियन की फ़ोटो देखने को मिलती है। तो उससे पता लगता है कि उसका हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि वही है और यहाँ पर जियन भी अब भी मैरिज सर्टिफिकेट देखता है तो उसे भी पता लगता है कि चाओ उसकी वाइफ है। दोनों ही फिर एक दूसरे को देखकर शॉक हो रहे होते हैं। फिर वो तुरंत ही उससे माफ़ी मांगने लगता है कि उसे पता ही नहीं था कि वही उसकी वाइफ है, नहीं तो वो कभी ऐसे डिवोर्स के लिए बारे में बोलता ही नहीं। चाओ कहती है कि मुझे भी ये सब नहीं सुनना है और वो उसकी मॉम का बॉक्स उसे रिटर्न करती है और वहाँ से चली जाती है। जियन जब अपने लॉयर से बात करता है तो उसे चाओ के बारे में और भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होती है जो वो उसके बारे में गलत गलत सोचता आ रहा था, क्योंकि वो कोई गोल्ड डिगर थी नहीं, वो तो उल्टा उसकी मॉम का भी ख्याल रख रही थी और उनके लिए सिंसियर थी। और उसकी मॉम ने जो उसके नाम पर अपने एसेट्स करके गई थी वो तो उसे भी नहीं ले रही है। दूसरी ओर चाओ की फ्रेंड उसे समझाती है कि तुम जियन को लाइक करती हो और अब तो वो तुम्हारा हस्बैंड भी है, तो ये तो अच्छी बात है ना, तुम लोग अब अलग नहीं होंगे। फिर हम देखते हैं कि लिन को इस बारे में पता चल जाता है कि चाओ ही असल में जियन की वाइफ है और अब तो वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो दोनों एक दूसरे को छोड़ ही नहीं सकते। तो फिर ये चाओ को ट्रिक करके बुलवाती है और कहती है कि आज वो उसे और उसके बच्चे दोनों को ही नहीं छोड़ेगी। तो यहाँ पर उसे मारने की कोशिश करने वाली होती है, पर तभी वहाँ पर जियन अपने गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है और वो लिन से सब क्लियरली बताता है कि उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ चाओ है और वो उसे कभी डिवोर्स नहीं लेगा और वो लोग हमेशा एक रहेंगे। और वो यहाँ फिर लिन को अरेस्ट करवा देता है और चाओ को उठा के लेके जाता है और फिर फाइनली दोनों एक दूसरे से अपना लव कन्फेस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे जियन चाओ को लेकर अपनी फैमिली से मिलवाने जाता है और इन्हें ये भी बताता है कि उसका जो बच्चा है वो भी उसी का है। तो फिर वो सभी तो बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं। जियन अपनी पूरी फैमिली को समझा देता है कि चाओ की वैल्यू उतनी है जितनी वो लोग सोच भी नहीं सकते। उसने अपनी पूरी कंपनी उसके नाम पे कर दी है। तो यहाँ पर उसकी सिस्टर लिली को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और फिर उसके डैड कुछ भी कह नहीं पाते। इसके बाद चाओ और जियन यहाँ से जाते हुए निकलते हैं। तो चाओ कहती है कि उसे अपनी पूरी कंपनी उसे देने की ज़रूरत नहीं थी। तो जियन कहता है कि तुमने इतना कुछ सही हो मेरी वजह से, तो इतना तो कुछ भी नहीं है, मैं आपसे किसी को भी तुम्हें कभी बुली करने नहीं दे सकता। और वो उसे प्रॉमिस करता है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।